Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to know about Biosphere Reserves. क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कशंस किया है नेशनल पार्क्स के बारे में, एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स रही है जो हमने सेम चैप्टर 7th और आपका जो क्लास 8 का सिलेबस है उसमें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला चैप्टर के अंडर आने वाला ये टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व. तो क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या इसकी क्या मीनिंग है? सो द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोस्फीयर रिजर्व्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वो बचाए हुए एरियाज़ हैं जो कि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हैं. यहाँ पे ये जगह सिर्फ इसी के लिए है ताकि जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं या जो बहुत कम देखने को मिलती हैं उन चीज़ों को बचा के रखा जा सके. इट ऑल्सो रिस्टोर्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द विसिनिटी. साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल हैं, जो लोग जंगल्स में और फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से अपना ज़िंदगी जीते हैं विदाउट एनी मोबाइल और एनीथिंग, उन लोगों के विसिनिटी को सेव करने के लिए भी ये एक थिंग इंट्रोड्यूस की गई है. दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. इनके वजह से, ट्राइबल पीपल की वजह से वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कंजर्व्ड रहता है. इन द पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में अपना लाइफ स्पैन स्पेंड कर रहे हैं. देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं, बनाए हैं, जो कि बहुत बड़े एरियाज़, लार्ज एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में हैं. देयर इज़ नथिंग दैट इज़ मैन मेड. These areas are provided with the buffer zones that are open for some economic uses. इन एरियाज़ में, बायोस्फीयर रिजर्व्स में कुछ ऐसी एरियाज़ को भी ओपन छोड़ा गया है जिसको कहा जाता है बफर जोन्स. इन बफर जोन्स में आप कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हो, any kind of economic activities. Not only the flora and fauna but also the humans inhabiting these areas are protected. सिर्फ फ्लोरा और फौना ही नहीं, यहाँ के ट्रीज़ और एनिमल्स ही नहीं, बल्कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ह्यूमंस जो वहाँ रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल, उनको भी बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया है. बहुत अच्छे से, बहुत सेफली, बहुत इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके लिए भी क्रिएट किया गया है. The biosphere reserves are identified by the Man and Biosphere Reserve Program to promote sustainable development. जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो सभी का देख रेख, ख्याल रखना सब मैन पीपल करते हैं, और जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम होते हैं वो सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं. दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1971. बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो इनिशिएटिव है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, क्या क्लासिफिकेशंस होंगी, ये सभी यूनेस्को ने डिसाइड किया था. यूनेस्को ने ही इनिशिएट किया था, सबसे पहला स्टार्टिंग किया था इन द ईयर 1971. बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत रिच प्लेसेस होते हैं जो कि फ्लोरा, फौना और ट्राइबल पीपल से भरे हुए होते हैं. इट इज़ वेरी गुड टू सी ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आप बायोस्फीयर रिजर्व्स के बफर जोन्स को छोड़कर और कहीं भी जा आ नहीं सकते क्योंकि दे आर हाईली डेंजरस. वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बिल्कुल ऐसे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. तो आपका, आई मीन ह्यूमन बीइंग्स का, जिनको वाइल्ड एनिमल्स के साथ डील करना नहीं आता है, वो वहाँ पे ओपनली नहीं जा सकते. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि इंडिया के अंडर आता है उनमें से कुछ हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2000 ईयर में हुआ था तमिलनाडु के कर्नाटका में, कर्नाटका के तमिलनाडु स्टेट में हुआ था. द नेक्स्ट इज सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व जिसका इनॉग्रेशन 2001 में हुआ, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल.
गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसका भी इनॉग्रेशन 2001 में हुआ, जो कि तमिलनाडु में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका इनॉग्रेशन 2009 में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, इसका इनॉग्रेशन 2009 में हुआ, विच इज़ इन ओडिशा। पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, इसका इनॉग्रेशन भी 2009 में हुआ, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, इसका इनॉग्रेशन हुआ 2009 में, विच इज़ इन मेघालय। ऑफ कोर्स एक चीज़ ध्यान में रखने की है यहाँ पे कि जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में हैं, तो जिस भी स्टेट में है वो वहीं के फ्लोरा और फौना को और आगे बढ़ाने के लिए या प्रिजर्व करके रखने के लिए है। आप वेस्ट बंगाल के एनिमल्स को मेघालय में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर, दैट इज इन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका इनॉग्रेशन 2013 में हुआ, विच इज़ इन ग्रेट निकोबार। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका इनॉग्रेशन 2016 में हुआ, विच इज़ इन केरला एंड तमिलनाडु। एंड द लास्ट इज कांचनजंगा National Park, that is in Sikkim. So these are the famous biosphere reserves which are in different states of India. अब इनके होने का क्या इम्पोर्टेंस है, वाई आर दीज बायोस्फेयर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? सो सबसे पहले जो कंजर्वेशन, हमारा मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर कंजर्वेशन, सभी चीज़ों को बचा कर रखने के लिए। वो सभी चीज़ों में क्या क्या आते हैं? स्पीसीज, एनिमल्स, प्लांट्स, किसी भी चीज़ की स्पीसीज़ हो सकती है, वो स्पीसीज़ एनिमल्स की हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, प्लांट्स की हो, सभी चीज़ों को इकोसिस्टम, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़, लैंडस्केप्स विदाउट अफेक्टिंग द इनहैबिटेंट्स, ये सभी चीज़ों को कंजर्व करके रखना, स्पीसीज़ को, इकोसिस्टम को, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को, लैंडस्केप्स को, इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली कंजर्व करके रिजर्व करके रखना बायोस्फीयर रिजर्व्स का काम है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। किस चीज़ की डेवलपमेंट इंश्योर करती है बायोस्फीयर रिजर्व? तो इट इंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इन शॉर्ट हर तरह की चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही है बायोस्फीयर रिजर्व्स की वजह से। इकोनॉमिक डेवलप हो रही है, कल्चर डेवलप हो रहा है क्योंकि ट्राइबल पीपल रह पा रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इंसान और जानवर एक साथ रह रहे हैं एक दूसरे को समझते हुए। एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्योंकि यहाँ पे इतने वाइड वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज एंड ऑल हैं, एनिमल्स हैं, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक इंडियन जीडीपी वगैरह में भी हेल्प आउट करते हैं। द नेक्स्ट इज़ रीस्टोरेशन। वैसी चीज़ें जो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे हैबिटेट में ख़त्म हो गई हैं, उन सभी चीज़ों को रीस्टोर करना। जैसे हम लोग अभी बीच में पढ़ रहे थे या कई जगह सुनने में आ रहा था कि हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गई है। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, ये जितने भी बुरी चीज़ें होती है हमारे साथ, उन सभी चीज़ों से हमें बचाने में, हमें रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं। The next is education and research. These areas provide a lot of information on how to restore, conserve and develop ecosystem. जब आप natural areas में जाओगे ना, you feel fresh, you feel like something which is making you मोटिवेटेड। और सबसे बड़ी बात है कि इन जगहों पे जाने के बाद वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो आपको चीज़ों को रीस्टोर करने में, कंजर्व करने में और इकोसिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है इसकी आइडियाज़ भी मिलेंगी। The researchers provide ways to create landscapes that have been affected by human activities. इन सभी जगहों पे बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो आपको जो लैंडस्केप्स, जो ब्यूटी ऑफ द नेचर हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो गई हैं, उनको फिर से रिक्रिएट करने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है वो भी पता चलता है। द नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़ प्लानिंग। ऑफकोर्स अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बनाएं, नेशनल पार्क बनाएं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं, हमें ज़मीन तो चाहिए, लैंड तो चाहिए। तो कैसे प्लान करते हैं, कौन से लैंड को कितना
यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो ऑल द लैंड ओनर्स, जितने भी ज़मीन के मालिक हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्री है, कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं, इन सभी लोगों को इन दीज एरियाज कैन वर्क टुगेदर टू लुक फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड मैनेजमेंट। तो सभी तरह के लोग जो हैं वो एक साथ मिलके बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिनके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं, और ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए कौन सा काम या कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड लैंड मैनेजमेंट. The next is healthy ecosystem. They help in maintaining healthy ecosystems by preventing soil erosion. जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे क्योंकि ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगी. जो सॉइल है वो ट्रीज़ के रूट्स जो है उनको बाइंड करके रखेगी. प्रोटेक्टिंग वाटर स्प्रिंग्स एंड मेंटेनिंग द डीकम्पोजर्स टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. अब हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए हमें जितने ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमन्स चाहिए, जितने ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स चाहिए, एनिमल्स चाहिए, उतने ही डीकम्पोजर्स भी चाहिए, विच आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी होना ज़रूरी है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे जो हेल्दी हों हमारे लिए हेल्पफुल हों, उनको रखना बहुत ज़रूरी है. तो इन दैट केस हमारा सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल का क्वालिटी भी अच्छा बना रहे, फ्लोरा अच्छी होती रहे, और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग बायोस्फीयर रिजर्व्स. अगर ये हैं तो हमारे अर्थ की जितनी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. I hope this topic was very much clear to you guys. If you have any doubt regarding this, you can just comment me down and ask your question. Thank you so much for watching.